अब देखो, यहाँ से हम लोग बड़ा ही वाइटल पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ये मतलब अभी तक मैंने जो बताया वीडियो नंबर 5 में, वो हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन था। वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन 9 के बराबर आता है। बट हाँ, बेसिक्स क्लियर होना जरूरी है। बट यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा, ये बराबर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही रहता है। तो पहले थोड़ा सा आपको कुछ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। तो बच्चों, दो तरीका से हम लोग इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। एक है टोटल इनकम टोटल एक्सपेंडिचर इक्वालिटी अप्रोच। एक है सेविंग्स इन्वेस्टमेंट इक्वालिटी अप्रोच। अब बच्चों थोड़ा ध्यान से समझिए। आपने पढ़ा होगा दो सेक्टर मॉडल, तीन सेक्टर मॉडल और फोर सेक्टर मॉडल। टू सेक्टर मॉडल में क्या है भाई, y इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है। टू सेक्टर मतलब हम सिर्फ दो ही सेक्टर को लेकर के चलते हैं, एक हाउस होल्ड जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है, एक फर्म जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करता है। तीन सेक्टर मॉडल में क्या होता है, हम तीन सेक्टर को लेकर चलते हैं, हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट। अब फोर सेक्टर मॉडल में क्या होता है, हम चार सेक्टर को लेकर चलते हैं, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट यानी नेट एक्सपोर्ट। अब देखो बच्चों, जब सम्स का बात आता है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का, तो तीनों ही आ सकता है। लेकिन जब थ्योरी का बात आता है तो सिर्फ एक ही मॉडल आता है। अब मैं थ्योरी वाइज आपको दो सेक्टर मॉडल बता रहा हूँ। आप पहले उसको समझिएगा, फिर आगे बढ़ा जाएगा। देखो, हम लोगों ने इतना सीखा था, हम लोगों ने ये सीख लिया था, क्या क्या सीख लिया था, ये हमारा कंजम्पशन कर्व होता है। ये हमारा क्या होता है, सी इज द कंजम्पशन कर्व। और वीडियो नंबर 5 में हमने ये सीख लिया है, ये वीडियो नंबर 6 है, कि ये हमारा है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व। इतना सीखे तो। और मैंने अभी बताया कि दो सेक्टर मॉडल में इक्विलिब्रियम कहाँ आता है, y इज इक्वल टू सी प्लस आई जहाँ हो। तो देखो, ध्यान से देखना है इसको। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, ये बेटा हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व है। ये हमारा कंजम्पशन कर्व है। और ये बेटा 45 डिग्री लाइन है। ठीक है, ये 45 डिग्री लाइन है। ये हमारा ओपी इज द इनकम कर्व है।
अब देखो, अगर आप बात करो, मैं एक एक करके चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। 45 डिग्री लाइन क्या किया है, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में ये जो पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया को उसने दो भाग में डिवाइड कर दिया है, दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। आई का मतलब आप जानते ही हो कि आपका इन्वेस्टमेंट क्या रहता है, फिक्स रहता है। और सी यहाँ से क्यों स्टार्ट होता है ये भी बताया था, क्योंकि ये ए होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ये कैपिटल ए से डिनोट करते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को, स्मॉल ए से डिनोट करते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन को। अब देखो, अगर आप इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, y इज इक्वल टू आई हो रहा है, y इज इक्वल टू आई हो रहा है। अगर आप इस पॉइंट की बात करो तो क्या हो रहा है, y इज इक्वल टू सी हो रहा है। लेकिन हमको क्या चाहिए, y इज इक्वल टू सी प्लस आई। तो हम क्या कर सकते हैं, आप बचपन की थोड़ी यादों को ताज़ा कीजिए। आप पढ़े होंगे कि ये होता है हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व, TFC, और ये होता था हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कैसे आता था, टोटल वेरिएबल कॉस्ट में ऐड कर देते थे टोटल फिक्स कॉस्ट को, तो ये हो गया हमारा टोटल कॉस्ट। इसी तरीक़ा से हम सी में आई को ऐड करेंगे। तो देखो, मेरा डायग्राम थोड़ा यहाँ से ऊपर चला गया, गड़बड़ हो गया, लेकिन आप स्किल से करोगे तो गड़बड़ नहीं होगा। ये हो गया सी प्लस आई कर्व। अब ये इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे y इज इक्वल टू सी प्लस आई हो जा रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे हम लोग इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। इसको नीचे लेके आएंगे, एक्स एक्सिस पे जहाँ टच करेगा इसको बोलेंगे इनकम। तो इस प्रकार से हमारा क्या आ गया, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ये आ गया। लेकिन बच्चों, आपके एग्जाम में 5 नंबर या 10 नंबर किसी में भी पूछा जा सकता है। तो आपको क्या क्या करना होगा, नंबर 1, आपको मीनिंग बताना होगा। नंबर 2, आपको कुछ एजम्पशंस बताना होगा। नंबर 3, आपको डायग्राम बना करके एक्सप्लेनेशन देना होगा। और नंबर 4, आपको क्रिटिसिज्म भी बताना होगा। ठीक है, तब जाके आपको 5 में 4.5 मिलेगा। अब अपने आते हैं, थ्योरी रीड करते हैं। पहले ये समझ लो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया था। 1990, 1995, 97, 2012, 2014, इसके बाद भी आया है। मैं क्वेश्चंस 2016 तक का ये अपडेट है, उसके बाद क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, नहीं है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिस्कस ब्रीफली द सिंपल कैनेशन मॉडल ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन। देखो बच्चों, अगर एग्जाम में खाली ये आता है और मार्क्स रहता है 5, तो आप लिखोगे टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंडिचर, इक्वालिटी अप्रोच। लेकिन अगर ये आ जाता है 10 मार्क्स का, तो आप ये वाला तो लिखोगे, साथ साथ सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इक्वालिटी अप्रोच भी लिखोगे। मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है क्या आता है। देखो, सिंपल कैनेशन मॉडल, एक मिनट बच्चों, सिंपल कैनेशन मॉडल ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन, the equilibrium value of national income or output can be determined by the simple Keynesian model with the help of 2 different approach। क्या क्या अप्रोच है, इनकम एक्सपेंडिचर इक्वालिटी अप्रोच, सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वालिटी अप्रोच। इनकम एक्सपेंडिचर इक्वालिटी अप्रोच, equilibrium condition of national income determination in simple Keynesian model through income expenditure method is total income, टोटल नेशनल इनकम और टोटल नेशनल एक्सपेंडिचर, ये आपको बताया ही था। इन केस ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ 2 सेक्टर्स, टोटल 2 सेक्टर्स में क्या क्या आएंगे, हाउस होल्ड आएगा और फर्म आएगा।
टोटल नेशनल एक्सपेंडिचर इज द एग्रीगेट ऑफ टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। भाई हाउस होल्ड क्या खर्चा करता है, कंजम्पशन, और फर्म क्या करता है, इन्वेस्टमेंट। बिकॉज पीपल ऑफ द कंट्री इनकम टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम द नेशनल इनकम। तो हमारा कंडीशन क्या बन के आएगा, y इज इक्वल टू सी प्लस आई। बट बच्चों अगर मान लो आज तक तो आया है सिर्फ 2 सेक्टर, अगर एग्जाम में आ गया 3 सेक्टर तो क्या करोगे, बस y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी लिख दोगे, काम खत्म। ठीक बेटा, आगे देखो एजम्पशंस। अब आपको जो पहला वीडियो बताया था तो मैं बताया केनेशियन थ्योरी कहाँ की है, अमेरिका की है। तो अमेरिका कैसा इकोनॉमी है, अमेरिका एक एडवांस्ड इकोनॉमी है। तो एजम्पशंस भी यही है कि द इकोनॉमी इज एन एडवांस्ड इकोनॉमी। और अमेरिका किस तरह का इकोनॉमी है, कैपिटलिस्टिक है। और केन्स का थ्योरी कब काम करता था, जब अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट होता था। दूसरी बात आप सभी जानते हो कि हम 2 सेक्टर मॉडल लेके चल रहे हैं, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर तो है ही नहीं, तो गवर्नमेंट नहीं है तो नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, और फॉरेन सेक्टर नहीं है तो एब्सेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड। भाई 4 सेक्टर्स होता है ना, हम तो 2 ही सेक्टर लेके चल रहे हैं। हम मान रहे हैं कि जी नहीं है और x माइनस एम भी नहीं है, तो ये भी हमारा 2 एजम्पशंस हो गए। तो एजम्पशन साथ साथ याद करो। पहला एजम्पशन है कि द इकोनॉमी इज कैपिटलिस्टिक, द इकोनॉमी इज एडवांस्ड इकोनॉमी कैपिटलिस्टिक इन नेचर विथ अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। पहली बात, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तीसरा, एब्सेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, अब देखो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एंड प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स आर कांस्टेंट, यानी जो इन्फ्लेशन होता है वो है ही नहीं इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन का कोई स्थान नहीं है। और कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम। भाई यहाँ पे सी, हम y इज इक्वल टू सी प्लस आई का बात कर रहे हैं, तो सी क्या है, सी इनकम का फंक्शन है। कंजम्पशन फंक्शन में ही पढ़े थे, जहाँ एमपीसी 0 से ज़्यादा लेकिन 1 से कम है। और आई कौन सा वाला आई लिए हैं, ऑटोनोमस या इंड्यूस्ड, ऑटोनोमस वाला। तो वो भी हमको मेंशन करना है कि द एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज ऑटोनोमसली गिवन, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो 5 हमारा एजम्पशंस क्या क्या हुआ, एकदम ध्यान से। पहला, द इकोनॉमी इज एन एडवांस्ड इकोनॉमी कैपिटलिस्टिक इन नेचर विथ अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। दूसरा, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तीसरा, एब्सेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड। चौथा, कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम वेयर एमपीसी इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। पांचवा, कि वहाँ पे इन्फ्लेशन नहीं है। प्राइस ऑफ इनपुट और प्राइस ऑफ प्रोडक्ट दोनों ही क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। छठा, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑटोनोमसली गिवन है। सातवां, द कमोडिटी मार्केट इज ओनली अंडर कंसिडरेशन। बच्चों 3-4 मार्केट होता है, कमोडिटी मार्केट, मनी मार्केट, फैक्टर मार्केट। तो हमारे कोर्स में कमोडिटी मार्केट है चैप्टर 4 में, चैप्टर 5 में कमोडिटी और मनी मार्केट दोनों है, लेबर मार्केट हमको पढ़ना ही नहीं है। तो हमारा कंसिडरेशन सिर्फ कमोडिटी मार्केट है। और बोल रहा है कंसिडरेशन और एग्जिस्टेंस ऑफ सिंगल प्रोडक्ट विच इज कंसिडर्ड एज ए कंजम्पशन गुड्स एज वेल एज इन्वेस्टमेंट गुड्स। मतलब एक ही गुड्स क्या है, कंजम्पशन गुड्स भी है और इन्वेस्टमेंट गुड्स भी है। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से 7 एजम्पशंस याद रहेगा, और यही 7 एग्जाम्पशंस अगला 7 समस्या में हम लोग करेंगे। ये एक्सप्लेनेशन है, मैं फिर एक बार रीड कर ही दे रहा हूँ। इन द अबव फिगर नेशनल इनकम और टोटल इनकम इज मेजर्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इसको कहाँ मेजर करेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। ऑन द अदर हैंड टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, टोटल इन्वेस्टमेंट वर्टिकल एक्सिस पे। ओपी क्या है, 45 डिग्री लाइन है। उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है 45 डिग्री लाइन के, द डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द लाइन टू द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस आर ऑलवेज इक्वल। मतलब वो कहने का यही मतलब है कि हम इस पॉइंट की बात करते हैं, इस पॉइंट की ही बात करो, तो इसको नीचे ला दो और ये एक पॉइंट हुआ। तो बोल रहा है कि अगर ये जितना इसका लंबाई है उतना ही इसका भी लंबाई होगा, तो दोनों बराबर है। Thus 45 degree line is the income line or national income line which is plotted with respect to national income. In the diagram I is the investment curve.
इन्वेस्टमेंट कर स्ट्रेट लाइन टू द पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऐसा इसलिए है कि हम एज्यूम कर लिए हैं, इट इज एज्यूम दैट फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इन द डायग्राम सी इज द टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये अपवर्ड राइजिंग होता है, क्यों? क्योंकि नेशनल इनकम जब इंक्रीज करेगा तो टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगा, और नेशनल इनकम डिक्रीज करेगा तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिक्रीज भी करेगा। ये कर स्टार्ट करता वर्टिकल एक्सिस से। वर्टिकल एक्सिस का मतलब हुआ कि कंजम्पशन कर कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से कर रहा है। क्यों करता है? क्योंकि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए ऑटोनोमस कंजम्पशन। This curve starts from the vertical axis because total consumption expenditure cannot be zero. कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकता, भले ही तुम्हारा नेशनल इनकम जीरो हो जाए। सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग becomes impossible if consumption expenditure becomes zero. C plus I कर is obtained by joining C कर and I कर। ये तो बताया ही था कि आपको पहले C बना के दिखाया, फिर I बना के दिखाया और बोला दोनों जोड़ेंगे तभी जाके C plus I कर आएगा। और C plus I कर क्या हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर कर हो गया। ठीक बच्चों, दिस C plus I कर इज पैरेलल टू द C कर। ये C कर के पैरेलल होता है, क्यों? C plus I कर C कर के पैरेलल क्यों होता है, ये देखो, आपने C कर में इन्वेस्टमेंट को जोड़ा है, तो इन्वेस्टमेंट को जोड़ोगे तो यहाँ का जो डिस्टेंस है और यहाँ का जो डिस्टेंस है, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। From the diagram it is seen that C plus I कर intersect the 45 degree line at point E। जिस पॉइंट पे कट किया वही तो इक्विलिब्रियम हुआ ना, जहाँ पे y is equal to C plus I का कंडीशन फुलफिल हो गया। y is equal to C plus I, यही तो हमारा कंडीशन था। Because from the diagram it is seen that OY is equal to EY। तो ये तो 45 डिग्री लाइन का यही कमाल होता है कि ये जो डिस्टेंस होगा, ये वाला और ये वाला जो डिस्टेंस है, दोनों क्या है, बराबर है, इक्वल है। OY is equal to EY। Here OY is the amount of Y and EY is the amount of C plus I। अब देखो लिमिटेशंस क्या है, तो एजम्पशंस जो है अगला 7 क्वेश्चन में काम करेगा, उसमें एक पॉइंट चेंज भी है बट लिमिटेशन हर जगह सेम है, लिमिटेशन में कोई चेंज नहीं हुआ है। क्या क्या लिमिटेशंस है? There are certain limitations of the Keynesian theory of income and employment. These are the following। क्या क्या है बच्चों? पहला, Keynes paid hardly any attention to how supply responds to increase in aggregate demand as full employment is approached। बच्चों full employment का मतलब क्या होता है कि आपके फैक्ट्री में 100 लोग चाहिए और 100 के 100 लोग काम कर रहे हैं, फिर भी आपका डिमांड बढ़ते जा रहा है। जैसे मैं 10 घंटा पढ़ा सकता हूँ और मैं 10 घंटा पूरा फुल है मेरा, फिर भी मेरा डिमांड बढ़ते जा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, अपना फीस बढ़ा दूंगा। तो फीस बढ़ा दूंगा तो क्या होगा, महंगाई आएगी। लेकिन हमने जो एजम्पशन लिया था वो क्या माना था, स्टेबल प्राइस लेवल, यानी महंगाई नहीं है। तो ये क्रिटिसिज्म हो गया। दूसरी बात, फुल एम्प्लॉयमेंट मिथ है। मिथ क्यों है? दुनिया में आज तक कभी फुल एम्प्लॉयमेंट हुई भी नहीं है और होगी भी नहीं। इन रियलिटी एज आउटपुट इंक्रीजेस फर्म सी डेट कॉस्ट आर राइजिंग। बोल रहा है कि जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ता है कॉस्ट भी राइज करता है, क्योंकि आप एग्जिस्टिंग कैपेसिटी का ज़्यादा यूज़ करते हो और आपको वेरिएबल फैक्टर पाने में थोड़ा मुश्किल होता है। एज अ रिजल्ट प्राइस राइज इवन व्हेन देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट है तब भी प्राइस राइज करता है। भाई आज का ही देख लो, हमारे देश में फुल एम्प्लॉयमेंट है नहीं है, लेकिन जो 10 साल पहले 10 रुपया का आटा आज 30 रुपया मिल रहा है, तो बेरोजगारी होते हुए भी दाम तो बढ़ ही रहा है। सेकेंडली, केन्स थ्योरी डिड नॉट एनालाइज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन मनी सप्लाई। बेटा ये आपको चौथा चैप्टर 3 में पढ़ाऊंगा। चैप्टर 3 में आप इसको पढ़ोगे। फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी पढ़ाऊंगा तो वहां समझ में आएगा। ये जस्ट अभी इतना बता दे रहा हूँ कि अगर इकोनॉमी के भीतर मनी सप्लाई बढ़ेगा ना तो प्राइस लेवल बढ़ जाता है। इस पे भी ध्यान नहीं दिया गया है।
Thirdly, the Keynesian theory has been developed in the context of advanced countries. तो बोला जाता है कि इंडिया जैसा कंट्री में अप्लाई नहीं करता है, बट बच्चों आपको बता दूं ये इंडिया में भी उतना ही एप्लीकेबल है। ठीक है, अब बच्चों एक बात आपको बता रहा हूं, बात इससे रिलेटेड है कि अगर आप सभी कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आप सीए, सीएस और सीएमए अगर नहीं कर रहे हो तो आप लोगों को सीईटी का तैयारी जरूर करना चाहिए। बिकॉज देखो, कॉमर्स स्टूडेंट के पास दो ही ऑप्शन है, तीन ऑप्शन है टोटली। पहला, या तो आप सीए, सीएस, सीएमए करो, अगर आप कर रहे हो तब मेरी बातों को इग्नोर करना। बट अगर आप नहीं कर रहे हो तब आप अभी क्या करोगे, सीईटी का एग्जाम दो। ये सीईटी सरकार ने नया इंट्रोड्यूस किया है, इसमें एसएससी, बैंक और रेलवे सबका तैयारी एक साथ होगा। हमारे यहाँ पूरा कंप्लीट कोर्स 3333 में तैयार कराया जा रहा है। कोई भी बच्चा मेरे ऐप पे जाके इसको खरीद के तैयारी स्टार्ट कर सकता है। महिंद्रा, कैरियर पावर, बैंकर्स अड्डा, एसएससी अड्डा नाम सुने होंगे, वो लोग के ही फैकल्टीज आके पढ़ा रहे हैं मेरे ऐप पे। दूसरी बात है कि सीईटी का पहला एग्जाम अगला 3-4 महीना में होगा और ये 10 क्लास पास बच्चे भी दे सकते हैं, 12 क्लास पास बच्चे भी दे सकते हैं, ग्रेजुएट भी दे सकते हैं। तो सबका अलग अलग लेवल है। आप सभी 12 पास हो तो आप अभी इसके लिए एलिजिबल हो। और देखो, कभी भी कोई नया चीज़ आता है ना तो उसमें रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, वैकेंसी भी ज़्यादा मिलेगी, तो आपको भरना चाहिए। आप में कोई बच्चा बहुत ब्रिलियंट है, उसको पक्का आईएएस की तैयारी करनी चाहिए। आईएएस का फीस जो दिल्ली जाके बच्चे 5 से 10 लाख दे करके तैयारी कर रहे हैं, वो हम लोग 9,999 21,000 में करा रहे हैं। 21,000 में आपको सब कुछ मिलता है। 9,999 में प्री कम मेंस ही खाली मिलेगा, बट 21,000 में हम लोग इससे ऑप्शनल इंटरव्यू सब करा रहे हैं। यार ऑप्शनल की तैयारी में लाखों रुपया लग जाता है, सॉरी इंटरव्यू का तैयारी में। तो क्योंकि इंटरव्यू का तैयारी जो भी कराएगा वो आईएएस अफसर होना चाहिए एटलीस्ट, तो मैं ये सुविधाएं दे रहा हूँ। दूसरी बात है कि सरकार ने अनाउंस किया कि 15 दिसंबर से रेलवे का एग्ज़ाम होगा, तो मैं 15 सितंबर से रेलवे का एक स्पेशल बैच चालू कर रहा हूँ जिसका फीस है 3,333 रुपया। अगर कोई बच्चा ऑनलाइन क्लास ले रहा है तो उसे ये खरीदने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज वो कोचिंग में भी आके पढ़ सकता है। सुबह सुबह 7 से 9 बजे ये क्लास कराऊंगा। ठीक है बच्चों, ये मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। आप अगर इंटरेस्टेड नहीं हो तो अपने फ्रेंड्स को बताओ कि हाँ यार कोई है धरती पे, सॉरी हावड़ा में, जो ये सब पढ़ा रहा है। ठीक है, मैं इसे यहीं तक रखता हूँ। अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वालिटी अप्रोच से।